हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का। आज का है लेक्चर नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बच्चों, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि टॉर्क एग्जैक्टली होता क्या है। ऑलरेडी इसके बारे में इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, बट आज मैं आपको उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो टॉर्क देखो क्या होता है। टॉर्क का ही दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अलग अलग नाम है टॉर्क को। एक्चुअली टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स। टॉर्क एक टाइप का फोर्स है, लेकिन ट्रांसलेटरी बॉडी में इसको हम फोर्स कहते हैं और रोटेटिंग बॉडी में है इसको हम टॉर्क कहते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है और वापस एग्जांपल देके बताती हूँ। ये बॉडी के ऊपर जब मैं सिंगल फोर्स अप्लाई करती हूँ तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है, मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव होती है जब मैं इसके ऊपर सिंगल फोर्स अप्लाई करती हूँ। बट अगर इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई किए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई किए, तो ये बॉडी रोटेट होती है, मतलब सर्कुलर मोशन करती है। तो जब सिंगल फोर्स आएगा तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। लेकिन जो दो फोर्सेस आते हैं, कपल ऑफ फोर्स आता है, तो उसको हम फोर्स नहीं बल्कि उसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क इज नथिंग बट द कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है बॉडी में, कौन सा इफेक्ट आ रहा है? कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? देखो, सबसे पहले तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स, सपोज कंसीडर करते हैं इस बॉडी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो इस बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, पहले मैंने इतना सा फोर्स लगाया, बॉडी इतनी ही रोटेट हुई। फिर मैंने फोर्स इंक्रीज किया, बॉडी का रोटेशन भी इंक्रीज हुआ, और फोर्स इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ। इसका मतलब टॉर्क कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? ये जो रोटेशन है बॉडी में, ये सबसे पहले तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इसका सबसे पहला फैक्टर रहेगा अमाउंट ऑफ फोर्स। दूसरा फैक्टर देखो और किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया रॉड को, और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया। यहाँ से फोर्स लगाने के बजाय मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो मुझे देखो यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाती हूँ तो ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी इजीली रोटेट हो रही है। बट अगर मैं फोर्स इधर लगा रही हूँ तो मुझे फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। मतलब मैं कहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि बॉडी का जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग, उसकी वजह से मैं कहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ वो मैटर करता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और इसी का दूसरा नाम होता है मोमेंट आर्म। कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे अगर मैं एक्सिस लगा दूँ और बॉडी को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये एक्सिस से कंसिडर करते हैं, बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है टर्निंग इफेक्ट, ऑब्वियसली डिपेंड करता है। जब मैं यहाँ से फोर्स लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे लगाया तो ज़्यादा। इसका मतलब और दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है, वो कौन सी है? दैट इज़ द मोमेंट आर्म। अब तीसरी चीज़, पहली है अमाउंट ऑफ फोर्स, दूसरी है मोमेंट आर्म, तीसरी है, देखो अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो बॉडी अलग रोटेट करेगी। अगर यही फोर्स मैं ऐसे लगा रही हूँ तो बॉडी अलग रोटेट करेगी। इसका मतलब क्या? मैंने पहले 90 डिग्री एंगल से, मतलब ये मोमेंट आर्म है और ये फोर्स की डायरेक्शन, मतलब इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये 90 डिग्री एंगल में मैंने फोर्स लगाया तो अलग इफेक्ट मुझे दिखाई दिया। और अगर मैंने एंगल चेंज किया, एंगल कम कर दिया देखो, तो मुझे अलग फोर्स दिखाई दिया, अलग टर्निंग इफेक्ट दिखाई दिया। इसका मतलब ये तीसरी चीज़ कौन सी है जिसके ऊपर डिपेंड करता है? वो है एंगल। कितने एंगल पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
तो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये टॉर्क डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ फोर्स, दूसरा फैक्टर है मोमेंट आर्म दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तीसरा फैक्टर है एंगल। एंगल किसके बीच का? एंगल बिटवीन द फोर्स, मतलब ये रॉड है और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो गया डिस्टेंस, मतलब ये आर और ये एफ, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। तो ये एंगल मैटर करता है टॉर्क के ऊपर, ये एंगल अफेक्ट करता है टॉर्क के ऊपर। तो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। अब ये कैसे रिलेटेड है, इन तीनों का इसके साथ क्या रिलेशन है, उससे हमने एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला हमें बनाना है। कंसिडर किया हमने एक यहाँ पे एक रॉड लिया, इस रॉड को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक एक्सिस बनाया जहाँ पे हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस रॉड के ऊपर, इस डायरेक्शन में। तो ये हमने फोर्स लगाए यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। तो ये आर से हमने डिनोट किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये आर डिफाइन कर रहा है, मोमेंट आर्म डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं थीटा। तो देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इतने एंगल पे लग रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे एज यूजुअल। 2 कंपोनेंट कैसे आएंगे? ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट। इसको हम 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा मैंने बोला है स्पाइडरमैन वाला एक्शन, मतलब अगर ये फ़ैन है, ये फ़ैन की तरफ हमें जाना है, हम फ्लोर पे खड़े हैं, तो एक स्पाइडरमैन डायरेक्टली ऐसे जाएगा, नहीं तो अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा तो कैसे जाएगा? हम लोग हो गए उसकी जगह पे, तो हम पहले चलते चलते यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। मतलब ये उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला जो है वर्टिकल कंपोनेंट। इस वेक्टर को उठा के हम लोग इधर रखेंगे, तो इसको मैंने उठा के इधर रखा, तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और जो दूसरी साइड होता है उसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? एफ साइन थीटा। मतलब इस रॉड को रोटेट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूटिलाइज हो रहा है? ये जो कंपोनेंट है ये रॉड को इस साइड खींच रहा है, मतलब रोटेशन नहीं दे रहा है। अगर ये रॉड है, इस रॉड को मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा? इधर इस साइड खींचेगा, ये रोटेशन क्रिएट नहीं करेगा। तो रोटेशन कौन क्रिएट कर रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब एफ साइन थीटा बॉडी में रोटेशन ला रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट में से हम कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे? परपेंडिकुलर। इसी को हम लोग एफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो एफ साइन थीटा यहाँ पे बॉडी में रोटेशन लाने का काम कर रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, इसको टाउ बोलते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू होता है आर बार क्रॉस एफ बार, राइट। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने स्टडी किया है 11th में, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? आर एफ साइन थीटा होता है, राइट। और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं, बट कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं? आर बार क्रॉस एफ बार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर एफ परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बॉडी में रोटेशन ला रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। तो देखो ये मिल गया हमें टॉर्क। तो हमने बताया टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ फोर्स एफ आ गया, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स आ गया। दूसरी चीज मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म मतलब कौन से डिस्टेंस पे हम लोग कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, वो आर आ गया उसकी जगह पे। और तीसरी चीज मैंने बताई थी थीटा, तो थीटा भी आ गया। मतलब ये तीनों फैक्टर्स कंसीडर किए हमने यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? वी विल गेट द टॉर्क हियर।
अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो ये हो गया टॉर्क, दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब हमें टॉर्क को कुछ अलग फॉर्मूले में डिराइव करना है, कुछ अलग फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना है, तो वही आपका मेन टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब यही आपके सिलेबस का टॉपिक है। देखो, टॉर्क को हम लोग आई के फॉर्म में लिखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे। तो देखो, ये रिजिड बॉडी हमने कंसिडर की। ये रिजिड बॉडी को हमने इस एक्सिस, यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स किया है और यहाँ से हमने एक ऐसा रॉड डाला है और इस बॉडी को हमने ऐसे एक्सेलरेट किया, मतलब ऐसे रोटेशन दिया। तो ऐसे रोटेशन देने के बाद बॉडी ऐसे रोटेट होना स्टार्ट करेगी और ये होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेशन स्टार्ट करेगी। तो ये बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, ये सभी पार्टिकल्स रोटेट होंगे। एम आई क्लियर? तो सपोज हमने वहाँ के 2-3 पार्टिकल्स कंसिडर किए। सपोज मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास है m1, बॉडी का टोटल मास m है, उसमें से मैंने एक सिंगल पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास है m1। तो इस m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर किया r1। तो इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा यहाँ पे। सपोज इसको मैंने नाम दिया F1। तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, m1a1, क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स है। देखो, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा, मास इसका m1 है, इसका एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें लेना पड़ेगा। बॉडी रोटेट कर रही है बट हम इसका टेंजेंशियल लॉन्ग द टेंजेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं, तो ये m1 इंटू a1 रहेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे दूसरा पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास हमने लिया m2 और उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कंसिडर किया r2, उसके ऊपर ये फोर्स लगा F2। तो F2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा m2a2। सिमिलरली मैंने और एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर किया जिसका मास लिया मैंने mn। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 अप टू mn। तो ये mn लिया मैंने, यहाँ पे उसका डिस्टेंस लिया rn और उसका ये परपेंडिकुलर फोर्स हमने लिया Fn। तो ऐसे बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए, उनका मास लिया, उनका फोर्स लिया। अब हमें निकालना है टॉर्क का फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जब ये पार्टिकल्स रोटेट करते हैं तो हमने रोटेशनल मोशन में एक चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है दैट मीन्स अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्योंकि थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम है। तो ये यहाँ पे हमेशा याद रखो, जब बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो उस वक्त बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये चीज़ें सेम होती है। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का अल्फा सेम है, ये जो अल्फा है वो हर एक पार्टिकल का सेम है, लेकिन इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है मतलब a, वो चेंज हो रहा है। बॉडी का अल्फा तो सेम है लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे a1, a2, an ऐसे नाम दिए हैं। तो यहाँ पे ये एक नोट है, याद रखना कि जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग एट दैट टाइम लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज चेंज बट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर। तो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं s इज इक्वल टू आर थीटा, जैसे हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हम a1 से डिनोट करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा r1 इंटू अल्फा। डिस्टेंस चेंज है बट अल्फा तो सबके लिए सेम रहेगा। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे a2 इज इक्वल टू r2 इंटू अल्फा। इन दिस वे वी कैन राइट an इज इक्वल टू rn इंटू अल्फा। तो ऐसे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा हर एक पार्टिकल का, और इसके ऊपर से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1।
तो A1 का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं M1 R1 अल्फ़ा। सिमिलरली हमें F2 मिलेगा M2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा M2 R2 अल्फ़ा। सिमिलरली अप टू FN हमें मिलेगा MN इंटू AN दैट इज इक्वल टू MN इंटू RN इंटू अल्फ़ा। तो ऐसे अलग अलग फोर्स हर एक पार्टिकल के लिए हमने यहाँ पे फोर्स निकाला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स निकालने के बाद हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला, इसको मैं रफ करती हूँ AN को। इसके ऊपर से हमें टॉर्क का फॉर्मूला मिलेगा। देखो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, टॉर्क 1 फॉर द फर्स्ट पार्टिकल हम लोग निकालते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू R दैट मीन्स R1 इंटू F1, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 इंटू F1। तो यहाँ पे F1 डाल दो, F1 क्या है, दैट इज इक्वल टू R1 इंटू M1 R1 अल्फ़ा। तो ये R1 स्क्वायर बन जाएगा, तो हमें मिलेगा टाउ 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। In this way we can write tau 2 also. Tau 2 is equal to M2 R2 square alpha. Similarly ऐसे ही हम लोग निकालेंगे tau n is equal to Mn Rn square alpha। और अगर हमें टोटल टॉर्क निकालना है इस बॉडी के ऊपर कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n। तो ये सभी टॉर्क के जो फॉर्मूले हैं इसमें डाल दो, तो हमें मिलेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये सभी फॉर्मूलेज मैंने इसमें डाल दिए। तो इसमें देखो अल्फ़ा सब में कॉमन आ रहा है, तो हम अल्फ़ा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें मिलेगा टाउ इज इक्वल टू इन ब्रैकेट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर एंड अल्फ़ा इज कॉमन हियर। तो अल्फ़ा मैंने कॉमन निकाल लिया। तो ये जो फॉर्मूला है याद करो, ये किसका फॉर्मूला है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर। तो ये इसकी जगह पे अगर हम I डालते हैं तो हमें टाउ का फॉर्मूला मिलता है I इंटू अल्फ़ा। तो देखो ये टॉर्क का फॉर्मूला किस में है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो यही हमें एक्सप्रेस करना था, यही डिराइव करना था। क्या डिराइव करना था, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इसका फॉर्मूला है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिलेशन है, एनालॉगस किससे एनालॉगस है, देखो ये एक्सप्रेशन है ट्रांसलेटरी मोशन का जो फॉर्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स के फॉर्मूले से ये एनालॉगस है। मतलब देखो यहाँ पे आई किसको रिप्लेस कर रहा है, एम को, और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में हम फोर्स बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में मास होता है, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है और रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसे ये दोनों चीज़ें एनालॉगस है, दोनों एक्सप्रेशन, दोनों रिलेशन एनालॉगस है। तो ये है टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं इसके ऊपर जो JEE में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो क्वेश्चंस मैं आपको कुछ बताती हूँ। 2-3 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं। JEE 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था टॉर्क के इस फॉर्मूले के ऊपर, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्वेश्चन। अ रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l एंड रिलीज्ड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब हमें यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है, अल्फा व्हेन रॉड मेक्स थीटा विथ वर्टिकल। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉड मेक्स थीटा विथ वर्टिकल। तो देखो क्वेश्चन को ठीक से पहले समझ लेते हैं हम लोग, और उसके ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, 2g डिवाइड बाई 3l कॉस थीटा, 2g डिवाइड बाई 3l साइन थीटा, 3g डिवाइड बाई 2l कॉस थीटा एंड 3g डिवाइड बाई 2l साइन थीटा। ऐसे टोटल 4 ऑप्शंस है।
तो हमें पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना है कि एग्जैक्टली उन्होंने बताया क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो उन्होंने बोला कि एक रॉड लिया हम लोगों ने और ये रॉड का जो मास है वो m लिया है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेंथ हमने कैपिटल L ली है और इसको यहाँ से रिलीज किया। तो ये रॉड है, अगर रिलीज किया तो ये नीचे गिरेगा, ऐसे नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद सपोज ये रॉड यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसने एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, थीटा विथ वर्टिकल। वर्टिकल मतलब यहाँ से ये एक्सिस से इसने एंगल बनाया, कितना, दैट इज थीटा। तो देखो इस रॉड के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से वो टॉर्क हमें निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला यूज करके हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो इस रॉड के ऊपर यहाँ पे वेट नीचे की डायरेक्शन में लगता है, आपको पता है वेट हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस रॉड के ऊपर सेंटर ऑफ मास से यहाँ से नीचे वेट लगेगा, दैट इज mg। तो ये वेट कितने एंगल में लग रहा है, ये एंगल यहाँ पे है थीटा, हमने कंसिडर किया। तो इसको वापस दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, ये स्पाइडरमैन वाला कंपोनेंट, ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ से ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया तो ये वाला कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा mg sin थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये हो गया उसका मोमेंट आर्म जिसका टोटल लेंथ कितना है L। तो हाफ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, दैट इज L/2। मतलब R हमें क्या मिला, यहाँ पे L/2 मिला। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये रोटेशन कर रहा है क्या, नहीं, ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये F पैरेलल है और ये F परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, मतलब हमें ये कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर करना है mg sin थीटा। तो देखो यहाँ पे हमें F परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है, दैट इज mg sin थीटा। और यहाँ पे हमें R कितना मिल रहा है, L/2। टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला भी हमें कंसिडर करना है। और टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला भी हमें कंसिडर करना है। बट यहाँ पे हमें आई भी पता होना चाहिए। तो देखो ये जो रॉड होता है उसका सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेते हैं, सेंटर से आई सेंटर ऑफ मास होता है ml² डिवाइड बाई 12। लेकिन ये यहाँ से, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर नहीं है, यहाँ पे है। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, तो उसका I फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सिस हमें मिलता है ml² डिवाइड बाई 3। ये फॉर्मूलेज दिए हैं, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml² डिवाइड बाई 3। मतलब देखो यहाँ पे हमें I मिल गया, R मिल गया, F परपेंडिकुलर मिल गया। अब हम लोग अल्फा आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला यूज करो, टाउ इज इक्वल टू R इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो टाउ की जगह पे आई अल्फा डाल दो, आई अल्फा इज इक्वल टू R इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पे टाउ का आई का फॉर्मूला डालते हैं, R का डालते हैं और एफ परपेंडिकुलर का भी डालते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, आई का है ml² डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा एज इट इज रहेगा, आई का फॉर्मूला डाला, अल्फा एज इट इज R क्या है L/2 इज इक्वल टू L/2 इंटू एफ परपेंडिकुलर क्या है mg sin थीटा। तो ये सभी फॉर्मूलेज डाल दो, अल्फा चाहिए ये टर्म को उधर शिफ्ट करो, तो हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू L/2 mg sin थीटा इंटू ये 3 यहाँ पे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ml² डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एक L कैंसिल हुआ, M कैंसिल हुआ, तो बची हुई चीज़ें 3g sin थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ रहेगा, एक L कैंसिल हो गया लेकिन दूसरा L बाकी है, तो यहाँ पे 2L बचेगा। तो ये हमें मिला अल्फा का फॉर्मूला, 3g डिवाइड बाई 2L sin थीटा। कितने नंबर का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये 2g डिवाइड बाई 3L है cos थीटा, 2g डिवाइड बाई 3L sin थीटा, 3g डिवाइड बाई 2L cos थीटा, 3g डिवाइड बाई 2L sin थीटा। मतलब ऑप्शन है अपना डी। क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन ट्विस्ट करके पूछा है। वही मैं आपको बताती हूँ, जेई में क्वेश्चंस इजी होते हैं बट ट्विस्ट करके पूछते हैं। सिलेबस के बाहर का वो कुछ नहीं पूछते बट ट्विस्ट करके पूछते हैं। आपकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी है वो चेक करना होता है उनको। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, होप सो आपको समझ में आया होगा।
और एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ व्हील विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड रोटेटिंग एट 50 आरपीएम 50 रोटेशंस पर मिनट इज ब्रॉट टू रेस्ट, फाइंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 1 मिनट। मतलब देखो एक व्हील है, ये व्हील रोटेट हो रहा है और रोटेशन में वो 50 रोटेशंस पर मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 1 मिनट में 50 रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है हमें, मतलब हमें आई गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 50 आरपीएम क्या दी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उन्होंने क्या दी है, 50 रोटेशन पर मिनट। तो हमें यहाँ पे रेस्ट पे लाना है, इज ब्रॉट टू रेस्ट, कितने मिनट में, कितने टाइम में, 1 मिनट में, मतलब टाइम हमें लेना पड़ेगा 1 मिनट। 1 मिनट में इसको हमें रेस्ट पे लाना है, मतलब इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें कितना मिलेगा, 0 रेडियन पर सेकेंड मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इनिशियल 50 आरपीएम मिनट में दिया है, रोटेशन पर मिनट में, और फाइनल यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि हम उसको रेस्ट पे ला रहे। तो रेस्ट पे लाने के लिए कितना टॉर्क लगेगा वो हमें निकालना है, रेस्ट पे लाने के लिए कितना टॉर्क लगेगा, टाउ कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, लेकिन पहले हम इस ओमेगा आई को, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले। देखो यहाँ पे 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है, कितने रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, 50 रोटेशन। तो इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 50 रोटेशन मतलब कितना एंगल कवर कर रहा है, देखो एक रोटेशन में वो कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई। तो 2 रोटेशन में 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, ऐसे 50 रोटेशन में कितना करेगा, 50 इंटू 2 पाई रेडियन। ये एंगल हो गया। हमें ओमेगा आई चाहिए, ओमेगा आई इज इक्वल टू 50 इंटू 2 पाई 1 मिनट में, मतलब रोटेशन पर मिनट है लेकिन हमें सेकेंड में चाहिए, इसलिए हम 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओमेगा आई हमें कितना मिलेगा, रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में 50 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पे इसको अगर हमने कैंसिल किया, देखो ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, मतलब ये हमें मिलेगा ओमेगा आई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये ओमेगा आई मिल गया। तो हमें यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला यूज करना है। टाउ का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टाइम टी। तो ओमेगा एफ क्या है, 0, तो 0 माइनस ओमेगा आई क्या है, 5 पाई बाय 3 डिवाइड बाय टाइम 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे डाला 60। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली माइनस में मिलेगा क्योंकि पहले ज़्यादा रोटेट हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम करना है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये माइनस में मिलेगा। तो हमें मिलेगा -5 पाई डिवाइड बाय 60 और ये 3 इंटू 3। तो ये 5 12 जा 12 5 जा 60 होता है, मतलब दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा -पाई बाय 12 3 जा 36। तो अल्फा इज इक्वल टू हमें मिला -पाई बाय 36। अल्फा मिल गया। इसके ऊपर से हम लोग अभी टाउ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इज गिवन दैट इज 2 इंटू अल्फा क्या मिला आपको, पाई बाय 36। तो 2 18 जा 36 हमें मिलेगा टाउ इज इक्वल टू पाई बाय 18। ये मैग्नीट्यूड में है तो माइनस साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। तो पाई बाय 18 ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बहुत ही इजी है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अब टाइम आ गया नोट्स का। देखो ये है पेज नंबर 84। ये चैप्टर, ये टॉपिक हमने आज स्टडी किया, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें हमने पहले टॉर्क का टॉपिक कवर किया था। उसके बाद हमने लिया पेज नंबर 85, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पेज नंबर 86, वही कंटिन्यू है।
उसके बाद हमने जेई का 2017 का एक क्वेश्चन लिया, पेज नंबर 88, और ये उसका सॉल्यूशन पेज नंबर 89। तो बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं सभी टॉपिक्स धीरे धीरे डालने वाली हूँ। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो कुछ दिन मैंने वीडियोस नहीं डाले थे बीच में, बट मैं डालती रहूँगी। आप पढ़ाई करते रहो, इसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे नहीं होना चाहिए। रेगुलरली स्टडी करो ताकि ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और 3-4 वीडियोस आराम से इसके बनेंगे। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है और थोड़ा सा टफ भी है, तो पढ़ाई करो, इजी लगेगा। बहुत सारे MCQs सॉल्व करो रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।